हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियोस को, जिसमें कि हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 25, 100, 114 एंड ऑर्डर 23 रूल ए ऑफ सीपीसी को। और मैं दोस्तों फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि मैं और ऐसे टॉपिक्स और लैंडमार्क केसेस को कवर करूंगा, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी हो गया, बैंक्रप्सी कोड हो गया। तो आप लोग इन वीडियोस को देखते रहिए और स्टे ट्यून रहिए। दोस्तों फर्दर मैं लॉन्च कर रहा हूं कुछ मॉक क्विजेस क्लैट पीजी 2021 के पैटर्न के हिसाब से, जो कि अदर एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन करिए, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्डर 23 रूल 3 बात करता है बार टू सूट के बारे में। ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए एक केस था जिसमें कि एक डिक्री पास होती है बेस्ड अपॉन अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज उस केस के, तो वहां पर एक सूट नहीं लाया करेगा, एक सूट फाइल नहीं किया जा सकता है, जो कि ये कहता है कि हम डिक्री को सेट असाइड करना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज वाली, ऑन द बेसिस कि वो जो डिक्री थी वो लॉफुल इन नेचर नहीं थी। मतलब एक बार कॉम्प्रोमाइज की डिक्री आपने एग्जिस्टेंस में आ गई तो आप एक केस नहीं फाइल कर सकते हो ये कहते हुए कि ये जो डिक्री थी कॉम्प्रोमाइज वाली वो लॉफुल नहीं है, इसलिए हम उसको सेट असाइड करवाना चाहते हो। यहाँ पे सीपीसी इन सब फ्रिवलेस सूट्स पे बार लगाता है। इस रूल को डील करने के लिए हम लोग बात करेंगे त्रिलोकीनाथ सिंह वर्सेस अनिरुद्ध सिंह के केस के बारे में, जिसमें कि एक 2 जजेस की बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी। और इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि एक बार इम्पोज किया गया है जो ऑर्डर 23 रूल 3A के द्वारा, जहां पे आप एक सूट को नहीं चैलेंज कर सकते जब वो कॉम्प्रोमाइज के थ्रू आ गया है, वो एक्सटेंड करेगा टू स्ट्रेंजर्स एज वेल, जो कि प्रोसीडिंग्स में स्ट्रेंजर है, जो कि उसके पार्ट नहीं है। ये उनके ऊपर भी एक्सटेंड करेगा, उनके ऊपर भी अप्लाई करेगा अपार्ट फ्रॉम द पार्टीज टू द सूट। इस केस में हुआ क्या था कि जो प्लेंटिफ था उसने एक लॉ सूट फाइल करा ये क्लेम करते हुए कि जो डिफेंडेंट है उसने एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री पहले ही रिसीव कर ली थी बाय डिसेप्शन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बिफोर द हाई कोर्ट, जहां पे उन्होंने बहुत सारे कंसील करे क्रूशियल एविडेंसेस हाई कोर्ट से, और उन्होंने ये बात छुपाई कि उन्होंने एक सेल डीड जो है बनवा ली थी, जहां पे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को पहले ही बेच दिया था, और यहाँ पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज में बाद में पहुंचे हैं। इस चीज को लेते हुए जो क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये था कि एक अपील अगर करी जाती है कॉम्प्रोमाइज डिक्री को लेकर, जहां पे जो क्वेश्चन है वो एक सेपरेट सूट में है और वो चैलेंज किया जा रहा है कि स्ट्रेंजर के द्वारा, एक प्रोसीडिंग के स्ट्रेंजर के द्वारा जो कि उस पार्टी नहीं है सूट में, तो क्या ये चीज अलाउ करी जानी चाहिए कि नहीं करी जानी चाहिए। यहाँ पे जो एपेलेंट्स थे उन्होंने ये आर्ग्यू करा कि जो ऑर्डर 23 रूल 3A है वो तभी अप्लाई करेगा, केवल उन पार्टीज पे अप्लाई करेगा जो कि सूट की पार्टीज है, जो कि पार्टीज टू द सूट है, और ये नहीं अप्लाई करेगा उन लोगों पे जो कि स्ट्रेंजर हैं उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री से। तो अगर आप एक स्ट्रेंजर हो तो आप उस चीज को बिल्कुल अपना ग्रीवियांस रखने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीडिंग के अंदर आप एक नया सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो, और रूल 3A का बार यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे जब कोर्ट ने इस केस को सुना तो उन्होंने ये नोट करा कि जो बार इम्पोज करा गया है रूल 3A के द्वारा, उसके अंदर कोई भी सेपरेट सूट नहीं लाया जा सकता है एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री को सेटिसाइड करने के लिए, जो कि लॉफुल और नेचर नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे देखा पर्पस अमेंड करने का ऑर्डर 23 ऑफ सीपीसी को कि क्यों रूल 3A को लाया गया। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो फाइनलिटी ऑफ डिसीजंस होती है वो एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, ताकि हम लोग एक एडजुडिकेटिंग फोरम को एक स्थिरता प्रोवाइड कर सके, एक फाइनलिटी प्रोवाइड कर सके। दस जो क्रिएशन था फर्दर लिटिगेशन को, वो कभी भी बेसिस नहीं था कॉम्प्रोमाइज को रोकने के लिए बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट ने फर्दर यहाँ पे रूल 3A को दोबारा रिएटरेट करके बताया कि उसमें दिया क्या हुआ है, और उसके बाद उन्होंने बात करी स्कीम ऑफ ऑर्डर 23 रूल 3 की, उसको बनाया क्यों गया था। वो बनाया इसलिए गया था कि ताकि हम लोग अवॉइड कर सके मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को, और परमिट कर पाए हम लोग पार्टीज को कि वो लोग एमिकेबली अपने आप से एक सेटलमेंट पे आ पाए जो कि लॉफुल इन नेचर है, जो कि रिटन है, राइटिंग में है, और वॉलंटरी है दोनों पार्टीज के द्वारा, कि वो लोग चाहते हैं कि ये जो मुकदमा है एक बार में खत्म हो जाए। कोर्ट ने ये कहा कि ये इंस्ट्रूमेंटल है कि यहाँ पे एक एग्रीड कॉम्प्रोमाइज इफेक्ट हो, एक एग्रीड सोल्यूशन निकले, और जो फाइनलिटी है वो अटैच हो जाए उस मुकदमे के साथ कि मुकदमा जो है एक बार में अब खत्म हो चुका है। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि कोई भी कोर्ट जो कि यहाँ पे करवा रही है कॉम्प्रोमाइज डिक्री, उसको पार्टी नहीं होना चाहिए किसी ऐसे इम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज के ऊपर जिसमें कि एक पार्टी अनविलिंग है, जहां पे एक पार्टी चाहती ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज हो, और अगर ऐसा होता है तो वो ओपन होगा क्वेश्चन करने के लिए अंडर रूल 3 के जो प्रोवाइजो है रूल 3 का, उसके अंदर उसको दोबारा से क्वेश्चन किया जा सकता है उसी कोर्ट के बिफोर में। पिटीशन को डिसमिस करते हुए कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड करा कि मेरली बिकॉज जो एपेलेंट्स थे वो लोग पार्टी नहीं थे इस कॉम्प्रोमाइज डिक्री में,
जो कि प्रेजेंट फैक्ट है इस केस के, वो उनको ये राइट नहीं प्रोवाइड करती हैं कि वो जो है यहाँ पर उनको एक कॉज ऑफ एक्शन प्रोवाइड कर दे कि वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं उस कॉम्प्रोमाइज डिक्री की वैलिडिटी को, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा पास कर गया था बाय अ वे ऑफ अ सब्सटैंटिव सूट बिफोर अ सिविल कोर्ट, जो कि डिक्लेयर करे उसको एज फ्रॉडलेंट या फिर उसको इलीगल डिक्लेयर करे या फिर उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है ये बात उस पर माने। यहाँ पे अगर ये अज्यूम करते हैं कि वो एजिटेट कर सकता है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द कॉम्प्रोमाइज जो कि एंटर करा गया था बाय द पार्टीज, तो यहाँ पे केवल जो हाई कोर्ट है जिसने कि ये कॉम्प्रोमाइज पास करवाया, जिसने कि उस पर डिक्री पे वहां पे दिया, केवल वही उस चीज को एग्जामिन कर सकती है कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज सही था या फिर नहीं, और कोई अदर कोर्ट अंडर द प्रोवाइजो ऑफ रूल 3 ऑफ अंडर 23 यहाँ पर उस चीज को हैंडल नहीं कर सकती है। केवल वही कोर्ट जिसने कि यहाँ पे डिक्री पास करी थी, केवल वही यहाँ पे उस चीज को देख सकती है। तो इसी को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे देयरफॉर ये बोला कि जो सूट यहाँ पे इंस्टीट्यूट करा गया है बिफोर द सिविल कोर्ट, जहाँ पे एपेलेंट्स ने कहा कि जो कॉम्प्रोमाइज डिक्री वो मेटेनेबल नहीं है, एज यहाँ पे एक स्पेसिफिक बार अप्लाई नहीं करेगा रूल 3A के अंदर, वो एक इम्प्यून जजमेंट है, वो जजमेंट गलत है और उस चीज को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी बात करता है रिव्यू के बारे में, और इसमें हम लोग जो केस देखेंगे वो है श्रीराम साहू वर्सेस विनोद कुमार रावत का, जिसमें कि 2 जजेस बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो पावर होती है रिव्यू की अंडर सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी रेड विद ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी, वो एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है एज अ कोर्ट की इनहेरेंट पावर कि वो उसको एज अ इनहेरेंट पावर यूज करे, या फिर एज अ एपेलेट पावर जहां पे वो जो जजमेंट दिया गया था उसको ओवररूल कर दे, ओवरटर्न कर दे, या फिर कोई ऐसा वर्क कर दे उसके ऊपर जो कि अपील के प्रोविजन के अंदर आने पे उस केस के साथ किया जाता है, वो केवल जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। इस केस में हुआ क्या था कि जो हाई कोर्ट थी उन्होंने एक रिव्यू पिटीशन ग्रांट करी थी जिसमें कि उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन मेक किया था अबाउट अ प्रॉपर्टी जो कि डिस्प्यूटेड थी, और वहां पे उन्होंने उसके पोजीशन को लेकर एक ऑब्जर्वेशन मेक करा, डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी नाइदर बिफोर द ट्रायल कोर्ट और बिफोर द फर्स्ट अपीलेट कोर्ट। वहां पे कोई क्वेश्चन ऐसा उठा ही नहीं था पोजीशन को लेकर प्रॉपर्टी का, और जो ट्रायल कोर्ट थी उसने तो एक इशू भी ऐसा फॉर्म नहीं करा था जो कि पोजीशन के बारे में बात करता हो प्रॉपर्टी के। जब ये केस कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उन्होंने ये नोट करा कि जो ऑब्जर्वेशन मेक करे गए हैं प्लेंटिफ के पोजीशन के बारे में वो बेस्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड जो कि दिए हुए थे। ये हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट उस बेसिस पे दिया है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे हम लोग कोई भी ऐसा इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि एक एरर विजिबल है यहाँ पे ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जो कि प्रोसीडिंग्स चली उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 जहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई कि कैसे कौन से रिव्यू को अलाउ करना है, कैसे रिव्यू होना है, उस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने की इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोर्ट ने पैरा 9 में ये कंक्लूड करा कि अगर हम लोग को ये देखना है कि स्कोप क्या है रिव्यू का, रिव्यू की पावर को कैसे अप्लाई करना है, तो हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एंड एम्बिट ऑफ सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, जो कि सेम है एक सब्सटैंटिव प्रोविजन की तरह रिव्यू के, जहां पे अगर एक कंसिडर कर रहा है कि वो अग्रीव्ड है एक ऑर्डर या डिक्री के द्वारा जो कि कोर्ट ने पास करा है, जहां पे उसको अपील अलाउड है, लेकिन वो अपील में हायर अपीलेट कोर्ट में जाना नहीं चाहता है, या फिर उसके पास कोई ऐसा प्रोविजन अवेलेबल नहीं है कि वो अपील कर पाए उस ऑर्डर या डिक्री के बारे में जो कि यहाँ पे दिया गया है कोर्ट के पास, तो वहां पर वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है उसी कोर्ट में जिसने कि वो डिक्री या ऑर्डर पास करा है, और वो कोर्ट अकॉर्डिंगली अपना जजमेंट जो है रिव्यू कर सकती है। यहाँ पे ये बात है। कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि अगर हम लोग बेयर रीडिंग करें यहाँ पे सेक्शन 114 सीपीसी को, तो यहाँ पे ये अपीयर होता है कि जो सब्सटैंटिव पावर है कोर्ट की अंडर सेक्शन 114, उसमें ये कहीं भी ले डाउन नहीं करा गया है कि जो कंडीशंस होती हैं वो प्रेसिडेंट हो, कोई ऐसी बात लिखी हो जो कि हम लोग को देखनी पड़ेगी बिफोर एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ रिव्यू, या फिर जो सेट सेक्शन है मतलब सेक्शन 114 है उसमें कहीं ऐसी कोई प्रोहिबिशन इम्पोज करी गई हो कोर्ट के ऊपर कि उसको ये काम नहीं करने जब उसको रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करना है या फिर उसको अपना डिसीजन देना है रिव्यू का। हाउएवर उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एक ऑर्डर होता है जब उसको रिव्यू किया जाना है कोर्ट के द्वारा, तब वो केवल उन्होंने उसी ग्राउंड पे रिव्यू करेगी जो कि मेंशन्ड है अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ सीपीसी, जो कि अभी अभी एलेबोरेटली डिस्कस किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जहां पे एक एप्लीकेशन फॉर रिव्यू है वहां पर वो मोर रिस्ट्रिक्टेड है देन एन अपील, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन का स्कोप है, मतलब जो कोर्ट वहां पे
डिसीजन दे सकती है वो काफी लिमिटेड है देन द स्कोप। जब एक अपील में कोई केस जाता है तो वहां पर डिसीजन को ओवररूल भी कर सकते हैं वो लोग, डिसीजन को अपहोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रिव्यू के केस में काफी लिमिटेड जुरिसडिक्शन होता है, काफी लिमिटेड उसमें स्कोप होती है, और जो डेफिनेट लिमिट मेंशन करी गई है वो ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर इटसेल्फ मेंशन करी गई है। और जो पावर होगी रिव्यू की यहाँ पर वो एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है एज अ इनहेरेंट पावर और नॉर एज अ एपेलेट पावर, जो कि यूज की जाए एज अ गाइड फॉर द पावर ऑफ रिव्यू कि कोर्ट वहां पे अपील के जुरिसडिक्शन को अप्लाई करना शुरू कर दे या एज अ इनहेरेंट पावर्स को अप्लाई करना शुरू कर दे, जहां पे वो एकदम बहुत इजीली अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने के लिए कहती जा रही किसी से भी, तो ऐसा वो अलाउ नहीं करेंगे। सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी बात करता है सेकंड अपील के बारे में, और इसमें जो हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये केस है कृपा राम वर्सेस सुरेंद्र देव गौर का, जिसमें कि 3 जजेस की बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा था कि जो हाई कोर्ट होती है वो डिसमिस कर सकती है एक सेकंड अपील को विदाउट इवन फॉर्मुलेटिंग द सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म किए बिना भी सेकंड अपील को वहां पे हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। यहाँ पे केस के फैक्ट्स ये थे कि एक अपील फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिसीजन, जहां पे उन्होंने सेकंड अपील को रिजेक्ट कर दिया था जब उसको चैलेंज करा गया था ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के डिसीजंस को। लेकिन यहाँ पे जो केस था वहां पे जो ट्रायल कोर्ट थी और जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट थी उनका जो दोनों का डिसीजन था वो एकदम सेम था, एकदम सेम बातें उन्होंने कही थी, इसीलिए कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उस चीज को रिजेक्ट करा सेकंड अपील को। तो यहाँ पे जो इशू क्रिएट हुआ वो ये था कि जो सेकंड अपील यहाँ पे रिजेक्ट करी गई है हाईकोर्ट के द्वारा विदाउट रेजिंग एनी सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी, क्या ये चीज सही है या फिर ये चीज गलत है, क्या ये होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कोर्ट ने ये नोट करा कि जो सेक्शन 100 है सीपीसी का, वहां पर जो अपील का प्रोविजन प्रोवाइड करा गया है वो तभी वर्क करेगा अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो केस है वो कंसर्न करता है एक सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां पे उनको इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और जो मेमोरेंडम ऑफ अपील है जो कि डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है अपील के लिए उसके अंदर ये बात स्टेट करी जानी चाहिए स्पेसिफिकली पार्टी के द्वारा जो सेकंड अपील के लिए बोल रही है कि क्यों हमें चाहिए यहाँ पे सेकंड अपील। अगर हाईकोर्ट का ऐसा लगता है कि वहां पर सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वो वहां पे उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर देगी एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज। फर्दर कोर्ट पे उसने ये भी बोला कि जो अपील होगी वो हर्ड करी जानी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर जो कि फॉर्मुलेट करी गई है कोर्ट के द्वारा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है फर्दर कि वो हेयर कर सकते हैं अपील को ऑन एनी अदर सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 100 की वो वहां पे फुलफिल अगर हो जाती है रिक्वायरमेंट्स तो वो सुन सकती हैं अदर देन द वंस जो कि पार्टी ने वो किए हैं। तो यहाँ पे जो सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर फाइल होता है और कोई इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे कंसिडरेशन देने की जरूरत है तो वो उसको फॉर्मुलेट करेगी यहाँ पे सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को। इसके बाद कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज ही नहीं करता है जहाँ पे सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को देने की जरूरत है तो कोर्ट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वो फॉर्मुलेट करे किसी सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को कि एक सेपरेट इशू को वो फॉर्म करे, वहां पे दिमाग अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करे। फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर उसका रिफॉर्मुलेशन इन द टर्म्स ऑफ द प्रोवाइजो वो तभी होगा जब सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ लॉ वहां पे होंगे, और अगर वहां पे कोई सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ लगता ही नहीं है कोर्ट को कि वहां पे एग्जिस्ट करता है तो वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वो लोग क्वेश्चंस को फॉर्म करना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोर्ट यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं फाइंड करती है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के कंक्लूजन्स के द्वारा तो वहां पे उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्म करे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज। उसके बाद फर्दर कोर्ट ने साइट करा अशोक रंगनाथ मगर वर्सेस श्रीकांत गोविंदराव संगविकर का केस, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो सेकंड अपील होती है उसको डिसमिस किया जा सकता है विदाउट इवन फॉर्मुलेटिंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें कोर्ट ने इस केस में ये कहा था कि जिस दिन सेकंड अपील लिस्ट जाती है फॉर हेयरिंग ऑन एडमिशन ऑफ इन द केस ऑफ हाई कोर्ट जहां पे वो एडमिट कर ली गई है तो वहां पर अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि वहां पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है तो वो डिसमिस कर सकती है सेकंड अपील को विदाउट इवन फॉर्मुलेटिंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और इन केसेस जहां पे हाई कोर्ट को आफ्टर हेयरिंग द अपील लगता है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो उसको वो फॉर्मुलेट करेगी उस क्वेश्चन को और वो अपील को सुनेगी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को आफ्टर गिविंग नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू द
हियरिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट, दोनों चीजों को सुनने के बाद ही वो करेगी। और अंडर नो सर्कमस्टांस जो हाई कोर्ट है वो रिवर्स करेगी या वो रिवर्स कर सकती है उस जजमेंट को जो कि ट्रायल कोर्ट ने दिया है या फिर फर्स्ट एपीलेट कोर्ट ने दिया है, विदाउट फॉर्मुलेटिंग द सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कंप्लाइंग विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। बिना वहां पे ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट कोर्ट की अगर जजमेंट को आप ओवर रूल कर रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो, तो बिना सब्सटैंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्म किए और बिना कंप्लाई करे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सीपीसी ऑफ 100 आप उसको नहीं कर सकते हो। सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी डील करता है सुप्रीम कोर्ट की पावर के साथ, जिसमें वो ट्रांसफर कर सकती है सूट्स को दो हाई कोर्ट्स के बीच में। इसके अंदर हम लोग डील करेंगे शमिता सिन्हा वर्सेस राशमी आलूवालिया के केस को, जिसमें कि एक सिंगल जज की बेंच थी जिसके मेंबर थे जस्टिस अनिरुद्ध बोस, और उन्होंने ये हेल्ड करा था कि जब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पिटीशन के ट्रांसफर को अंडर सेक्शन 25 ऑफ सीपीसी, तो उसमें हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे, वो अप्लाई नहीं करेगा। ये प्रिंसिपल क्या है अभी हम लोग आगे देखते हैं। इस केस में हुआ क्या था कि जो कोर्ट थी वो डिस्कस कर रही थी एक पिटीशन को अंडर सेक्शन 25, जहां पे कहा गया कि हम लोग को ट्रांसफर करना चाहिए एक पार्टीशन सूट को जो कि फाइल करा गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। आर्गुमेंट ये दिया गया पार्टी के द्वारा कि जो पार्टीशन सूट है और एक टेस्टामेंट्री प्रोसीडिंग जो कि चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में, उनका नेचर काफी हद तक सिमिलर है, वो सिमिलर चीज के बारे में बात करती हैं, तो उन दोनों को कंबाइन कर देना चाहिए। और जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है पार्टीशन सूट की, उसको बॉम्बे में ला के दोनों को टेस्टामेंट्री के साथ कंबाइन कर देना चाहिए। इस चीज के ऑब्जेक्शन में जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने ये बोला कि जो पार्टीशन सूट है जो कि दिल्ली में चल रहा है उसको पहले फाइल करा गया था, टेस्टामेंट्री पिटीशन के पहले फाइल करा गया था, और उसको परमिट करा जाना चाहिए कि उसको पहले प्रोसीड करना चाहिए, उसको पहले अलाउ करा जाए कि वो पहले चीज सुनी जाए और उसके बाद टेस्टामेंट्री पिटीशन की बात आए। यही यहाँ पे यूज करा गया था फर्स्ट पार्ट द पोस्ट के कंसेप्ट को यहाँ पे उन्होंने अप्लाई करा। उस रिस्पोंडेंट से कहा ये अप्लाई करना चाहिए फर्स्ट पास द पोस्ट, और जो टेस्टामेंट्री पिटीशन है अगर पॉसिबल हो तो उसको उठा के दिल्ली हाई कोर्ट में मूव कर देना चाहिए फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट। अब इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि एक पिटीशन जो ट्रांसफर के लिए बोली गई सेक्शन 25 के अंदर, उसको डिसाइड करा जाएगा ऑन द कंसिडरेशंस ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस, जहां पे जस्टिस मिल पाए पार्टीज को, उसको उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि पिटीशन को ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट पास द पोस्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं कर सकता है इस तरीके के नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स में। कोर्ट ने फर्दर जो ट्रांसफर पिटीशन थी उसको परमिट करा, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा केस है इसको बॉम्बे में ट्रांसफर करना चाहिए। और कोर्ट ने ये आर्ग्यू करा कि जो प्रोबेट कोर्ट होती है उसके पास इस चीज की प्राइमेसी है, उसके पास इस चीज की ज्यादा मानता है कि वो डिसाइड कर सके ग्रांट ऑफ लेटर्स के इशू के ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबेट का काम कैसे होना चाहिए। और ये एक्सपीडियंट रहेगा फॉर द पर्पसेस ऑफ जस्टिस कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो इस टेस्टामेंट्री सूट को सुने, पिटीशन को सुने, और वो साथ ही साथ पार्टीशन के सूट के ऊपर भी रूल करे एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।